जय हिंद दोस्तों, आज मैं आप लोगों के बीच में लेकर के आया हूँ एक ऐसे क्वेश्चन सीरीज जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन सीरीज को और देखते हैं क्या-क्या आप तो सही कर सकते हो। पहला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पर वह किसी वस्तु का वेग समय के साथ बदलता है तो वह क्या कहलाएगा? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है चाल, त्वरण, संवेग, विस्थापन। तो याद रखेंगे यहाँ पे वेग की बात हो रही है। वेग में परिवर्तन की दर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। डिफिनीशन ही होता है वेग में परिवर्तन की दर को, समय के साथ वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वह दिया हुआ है, यदि कोई गाड़ी 10 सेकंड में 200 मीटर चलती है तो उसकी चाल क्या होगी? हम लोग को अच्छा से पता है कि फार्मूला जो होता है, चाल का जो फार्मूला होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय, दूरी मतलब 200 और बटा समय, समय मतलब 10 सेकंड। काटिएगा तो 20 बार में कट जाएगा। इसका मतलब 20 मीटर पर सेकंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो है, न्यूटन का तीसरा नियम किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर, बल और त्वरण से संबंधित है, क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित है, सी जो ऑप्शन है वह है गति और दूरी से संबंधित है, कार्य और ऊर्जा से संबंधित है। तो याद रखेंगे जब न्यूटन के तीसरा नियम की बात होगी, तीसरा नियम जिसमें यह बताया गया है कि जो बल आप लगाते हो उसका जस्ट उल्टा बल आप पर लगता है, मतलब क्रिया और प्रतिक्रिया की बात होती है। इसलिए इसका आंसर जो है सी हो जाए, बी सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो इसका दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें बताया गया है बल की इकाई क्या है? सबसे इजी क्वेश्चन है और ये अक्सर एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, किलोग्राम होता है, न्यूटन होता है, वाट होता है, जूल होता है। तो याद रखेंगे बल का जो एसआई मात्रक होता है वह न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वह है 5 नंबर क्वेश्चन, जिसका देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें बताया गया है किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, द्रव्यमान और त्वरण पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करती है, केवल दूरी पर निर्भर करती है, केवल बल पर निर्भर करती है। तो याद रखेंगे जब बात आती है गतिज ऊर्जा की तो जो फॉर्मूला होता है 1/2 mv², मतलब हमारे पास द्रव्यमान और वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है वेग, तो द्रव्यमान और वेग दोनों पर निर्भर करती है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे, इसको समझिए। इसे यह न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि बल 10 न्यूटन और विस्थापन 5 मीटर हो तो कार्य कितना होगा? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है 15 जूल, 20 जूल, 50 जूल और 5 जूल। तो याद रखेंगे हमारे पास फार्मूला जो होता है वह कार्य का फार्मूला होता है एफ एस कॉस थीटा से होता है, लेकिन चलिए हम शॉर्टकट में मारते हैं, बल गुने क्या होता है? विस्थापन। हमारा जो कार्य का फॉर्मूला होता है क्या होता है? बल गुने विस्थापन होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। तो चलिए उत्तर करते हैं। 10 को 5 से गुना करिएगा तो 50 जूल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया? ऊर्जा का एसआई मात्रक होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है वाट, जूल, कैलोरी, एम्पियर। तो याद रखिएगा जब ऊर्जा की एसआई मात्रा की बात होती है तो जूल होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रा क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है? कार्य और ऊर्जा में क्या संबंध है? देखिए यहाँ पे काम की बात हो रही है, यहाँ पे ऊर्जा की बात हो रही है। ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। काम क्या होता है? जो हम बल लगाते हैं और उससे जो विस्थापन क्रिएट होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कार्य करते हैं। इसका मतलब ऊर्जा और कार्य दोनों एक दूसरे से स्पष्ट है। चलिए देखते हैं, दोनों समान है, दोनों विपरीत है। कार्य, ऊर्जा कार्य करने का दर है, कार्य करने का दर है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला जो इसका ऑप्शन है, कार्य ऊर्जा का रूपांतरण है। यहाँ पे एक ऑप्शन जो है कार्य ऊर्जा क्या है? रूपांतरण है। ये ऑप्शन इसका जो है सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की होती है? ध्वनि तरंग जो होता है वो कैसी तरंग होता है? अनुप्रस्थ होता है, अनुदैर्ध्य होता है, स्थैतिक होता है, चुंबकीय होता है? तो यहाँ पे ध्वनि तरंग की बात हो रही है। ध्वनि तरंग जो होता है वह कैसी तरंग होती है? ध्वनि जो मैं आपके बीच में बोल रहा हूँ वो किस प्रकार की तरंग है? तो वह होता है अनुदैर्ध्य तरंग। क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है। ठीक है। चलिए अब आगे समझते हैं।
अगला जो क्वेश्चन दिया है ध्वनि की चाल, अगला जो क्वेश्चन है ध्वनि की चाल सबसे अधिक क्या चीज में होती है? ऑप्शन आपके पास है ठोस है, द्रव है, गैस है, निर्वात है। तो याद रखेंगे सबसे जो अधिक होता है ध्वनि का चाल वह होता है ठोस में। ठोस में सबसे अधिक जो होता है ध्वनि का चाल होता है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है यदि एक वस्तु पर कोई बल न लगे तो वह क्या कहलाएगा? तो अगर कोई वस्तु है जिस पर कोई भी बल नहीं लग रहा है, इसका मतलब बल उसका जो है जीरो है, फोर्स इजकल टू जीरो हो गया। ठीक है, तो एक्सलेरेशन करेगी, सिंपल सी बात है, नहीं करेगी। ठीक है, स्थिर रहेगी या समान चाल से चलेगी। ठीक है, विपरीत दिशा में जाएगी, घूमने लगेगी। तो पहला क्वेश्चन बन रहा है कि स्थिर रहना रुकना भी एक बात है, समान चाल में चलना भी एक बात है। तो बल का जो अगर हम बात करें, बल का जो डिफिनीशन होता है उसमें हम लोगों ने पढ़ा है किसी चीज को धक्का देना या दबाना क्या कहलाता है? बल कहलाता है। तो इसका मतलब हुआ कि वह स्थिर रहेगा या समान चाल से मूव करते हुए रहेगा अगर उस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो। ठीक है, चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। अब आगे समझते हैं अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर जो है बताया बोला गया है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण यह किसके नियम से संबंधित है? आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ध्वनि का नियम, परावर्तन का नियम, न्यूटन का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। तो याद रखिएगा जो आपतन कोण के बराबर परावर्तन कोण होता है यह परावर्तन के नियम को दर्शाया गया है। परावर्तन के दो नियम होता है, इसमें से एक नियम यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब क्यों दिखाई देता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है प्रकाश के परावर्तन के कारण, प्रकाश का अपवर्तन के कारण, लेंस प्रभाव कारण, प्रकाश के विवर्तन के कारण। तो आपके पास जो ऑप्शंस है यहाँ पे दर्पण में बात किया गया है, दर्पण में उल्टा प्रतिबिंब क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। ठीक है, प्रकाश के परावर्तन कारण जो है उल्टा दिखता है। चलिए अगला समझते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे वक्रता त्रिज्या जो है 40 सेंटीमीटर दिया है तो फोकस दूरी क्या होगा? याद रखिएगा ऑप्शन जो पहले देख लेते हैं। 40 सेंटीमीटर दिया है, 20 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है और 80 सेंटीमीटर दिया है। याद रखिएगा वक्रता त्रिज्या जो होता है वो फोकस दूरी का डबल होता है। इसका मतलब फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। इसका मतलब 40 को अगर 2 से भाग करिएगा तो 20 आएगा। इसका मतलब इसका आंसर जो हो जाएगा 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो है विद्युत धारा का एसआई मात्रा क्या होता है? विद्युत धारा की जब बात हो रही है मतलब इलेक्ट्रिक करंट की बात हो रही है यहाँ पर, तो ऑप्शन इसका दिया गया है ओम, वोल्ट, एम्पियर, जूल। तो याद रखेंगे जो इसका जो एसआई मात्रक होता है विद्युत धारा का वह होता है एम्पियर। एम्पियर जो है विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है ओम का नियम क्या कहता है? ओम का नियम क्या कहता है? ऑप्शन आपके पास है V इजकल टू आई आर कहता है, F इजकल टू एम ए कहता है, P इजकल टू आई भी कहता है, E इजकल टू एम सी स्क्वायर कहता है। तो क्या कहता है? तो याद रखिएगा ओम का नियम जो है वह कहता है V इजकल टू आई आर। V इजकल टू आई आर जो है ओम का नियम कहता है वोल्टेज बढ़ने पे करंट बढ़ेगा और रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है विद्युत बल्ब में ऊर्जा किस रूप में बदलती है? विद्युत बल्ब की जब बात हो रही है यहाँ पे मतलब इलेक्ट्रिक जो हमारे पास बल्ब लगा होता है उसकी बात यहाँ पे कहा गया है। इसमें जो ऊर्जा होता है वो कैसे चेंज होती है, किस रूप में चेंज होती है? यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिया गया है विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, यांत्रिक से प्रकाश ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, विद्युत से प्रकाश और ऊष्मा ऊर्जा में कन्वर्ट होता है, ऊष्मा से ध्वनि ऊर्जा में। तो याद रखेंगे बल्ब जो होता है इलेक्ट्रिक बल्ब पहली बात तो क्या करता है वो विद्युत ऊर्जा उसमें रहता है। हम लाइट टिपते हैं, बल्ब टिपते हैं और ग्लो करना बल्ब बढ़ना शुरू हो जाता है। तो इसका मतलब उसमें है विद्युत ऊर्जा। अब वो करता क्या है तो जलने लगता है। तो जलने का मतलब होता है वो रोशनी देना शुरू कर देता है, मतलब उसमें प्रकाश होता है और कुछ देर के बाद वो गर्म भी हो जाता है। इसका मतलब ऊष्मा भी देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आपके पास जो इसका सबसे बेस्ट उत्तर जो होगा वह होगा आपका सी। विद्युत बल्ब में ऊर्जा किस रूप में बदलती है? तो विद्युत 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 से क्या होता है प्रकाश, और प्रकाश से प्रकाश ऊष्मा में जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, बदल जाता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है चुंबक, चुंबक किस पर कार्य करता है? आपके पास ऑप्शन दिया गया है लकड़ी पर, प्लास्टिक पर,
लोहा पर और कांच पे। तो बच्चा को ही पता होगा, लोहा पे जो होता है चुंबक लोहा में सट जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे वो है विद्युत शक्ति की एसआई मात्रक क्या है। विद्युत शक्ति की जब बात होती है, शक्ति, उसमें ऑप्शन पहले देख लेते हैं। वाट दिया है, जूल दिया है, वोल्ट दिया है और ओम दिया है। तो याद रखेंगे जब विद्युत शक्ति की बात आती है तो वाट काम में आएगा। ठीक है, वाट जो होता है वो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है 1 हॉर्स पावर कितना के बराबर होता है। तो आपके पास ऑप्शन है 100 वाट के बराबर होता है, 735 वाट के बराबर होता है, 746 वाट के बराबर होता है या फिर 1000 वाट के बराबर होता है। तो याद रखेंगे अगर 1 हॉर्स पावर की बात होगी तो 746 वाट के बराबर होगा। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यदि प्रतिरोध बढ़े तो धारा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब एक करंट की बात हो रही थी। याद रखेंगे अगर आप रेसिस्टेंस बढ़ाइएगा तो करंट क्या होगा, घटेगा। दिमाग में बैठा लेना है। मतलब करंट अगर अगर आप रेसिस्टेंस बढ़ा रहे हो, मतलब प्रतिरोध बढ़ा रहे हो, तो करंट घट जाएगा। प्रतिरोध बढ़ाओगे तो करंट घटेगा। ठीक है, तो याद रखेंगे यहाँ पे ऑप्शन को पहले देख लेते हैं। बढ़ेगी, घटेगी, समान रहेगी, अनंत हो जाएगी। यदि प्रतिरोध बढ़ा रहे हैं तो धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। विद्युत धारा क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है चाल किस पर निर्भर करती है। चाल जो है वो किस पर निर्भर करती है। आपके पास ऑप्शन दिया है दूरी और समय पर निर्भर करती है, द्रव्यमान और बल पर निर्भर करती है, बल और त्वरण पर निर्भर करती है, ऊष्मा और तापमान पर निर्भर करती है। तो याद रखेंगे चाल का पहले फॉर्मूला क्या होता है ये जान लीजिए। चाल बराबर हम लोग को अच्छा से पता होता है कि जो होता है दूरी बटा समय होता है। इसका मतलब दूरी और समय पर निर्भर करती है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है वह क्वेश्चन है आपके पास गति के लिए आवश्यक मुख्य कारण है। गति के लिए आवश्यक मुख्य कारण क्या है ये देखते हैं। गति करने के लिए क्या चाहिए, द्रव्यमान चाहिए, बल चाहिए, ऊष्मा चाहिए, ध्वनि चाहिए। देखिए अगर आप कोई भी वस्तु गति करता है तो गति होगा तो उसमें बल लगेगा, धक्का लगेगा तो गति होगा। तो गति होने के लिए क्या चाहिए, तो बल चाहिए, धक्का देना पड़ेगा तब जाकर कोई चीज गति में आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पर दिया गया है पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर कितना होगा। पृथ्वी पर किसी वस्तु का वजन चंद्रमा पर कितना होगा। थोड़ा सा कहने का मतलब इसका है कि पृथ्वी पर अगर कोई वस्तु का जो वजन है उसे हम चंद्रमा पे अगर ले जाएंगे तो उसका वजन कितना हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शंस दिया हुआ है 1/2 हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा या 1/9 हो जाएगा। तो याद रखिएगा 1/6 हो जाता है। मतलब अगर चंद्रमा पे, अगर धरती पे किसी वस्तु का वजन 6 मतलब 6 मतलब उसको जूल में मानिए, क्या उसको बोलते हैं, न्यूटन में मानेंगे, 6 न्यूटन है तो वहां पे 1 न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, अब आगे समझते हैं। गुरुत्व बल किसके कारण होती है। गुरुत्व बल जो है किसके कारण होती है। ऑप्शन आपके पास चंद्रमा कारण होती है, पृथ्वी के चुंबकत्व के कारण होती है, मतलब शक्ति कारण होती है। अगला है पृथ्वी का घूर्णन के कारण होता है, द्रव्यमान के कारण आकर्षण होता है। तो याद रखें कोई भी चीज अगर कोई वस्तु में अगर गुरुत्वाकर्षण बल उत्पन्न हो रहा है तो द्रव्यमान के कारण होगा, द्रव्यमान कारण आकर्षण का काम होगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन जो है डी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है वह दिया गया है लेंस का अपवर्तन सूचकांक किसको दर्शाती है, किसे दर्शाती है। मतलब लेंस जो होता है उसका अपवर्तन सूचांक किसे दर्शाती है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है परावर्तन को दर्शाती है, प्रकाश की चाल को दर्शाती है, प्रकाश के चाल में बदलाव को दर्शाती है, ध्वनि के गुण को, तापमान को। तो याद रखिएगा आप लोग इसमें जब बात आती है लेंस की अपवर्तन सूचांक जो होता है जिसको हम लोग म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, वह जो होता है वह प्रकाश की चाल में बदलाव को दर्शाता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 27 नंबर देखते हैं। ध्वनि को सुनने के लिए न्यूनतम आवृत्ति होनी चाहिए। अगर आप किसी आवाज को सुनना चाहते हैं अपनी कानों से तो उसके लिए उसका जो है एम्पलीट्यूड कितना होना चाहिए, आवृत्ति कितनी होनी चाहिए। हालांकि यहाँ पे आवृत्ति का मतलब फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, चलिए आयाम का मतलब जो होता है एम्पलीट्यूड होता है। चलिए यहाँ पे समझते हैं। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है 10 हर्ज, 20 हर्ज,
50 हर्ज और 100 हर्ज। देखिए मिनिमम की जब बात होगी, मतलब सबसे कम की जब बात होती है, तो याद रखेंगे 20 हर्ज होता है। 20 हर्ज से लेकर के 20,000 हर्ज तक जो होता है, या 20 केजी हर्ज तक जो होता है, वह इंसान की कान सुन सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य किस श्रेणी की ध्वनि को सुन सकता है। यहाँ पे दे ही दिया, अगला क्वेश्चन डायरेक्ट उसी पे आ गया है। 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक की ध्वनि को मनुष्य जो है वो सुन सकता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो दिया गया है यहाँ पे, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, स्थैतिक ऊर्जा पे कार्य करता है, प्रेरण पे कार्य करता है, संवेग पे कार्य करता है, या द्रव्यमान पे कार्य करता है। तो आपको याद रखना है, जब ट्रांसफार्मर की बात आती है तो ट्रांसफार्मर जो होता है वो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे कार्य करती है, इसलिए इसका प्रेरण के सिद्धांत हो जाएगा, जिसको हम लोग इंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास है, विद्युत मोटर में कौन सी ऊर्जा रूपांतरित होती है। ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है, यांत्रिक से विद्युत, ऊष्मा से प्रकाश, विद्युत से यांत्रिक, प्रकाश से ऊष्मा। देखिए विद्युत मोटर, इसका मतलब उसमें पहले ही करंट डालेंगे। अब करंट जब डालते तो मोटर क्या होने लगता है, अगर लाइन जोड़ देते हैं मोटर में तो मोटर नचने लगता है, और नच नच के पानी निकालना शुरू कर देता है, मतलब यांत्रिक काम करना शुरू कर देता है। इसका मतलब विद्युत से यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। ठीक है, चलिए हमारा जो है यहीं तक रह गया, खत्म हो गया। फिर मिलते हैं आप लोग को अगले वीडियो में, तब तक लिए आप सबको धन्यवाद।